तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज सुबह अफसोस हुआ अफगानिस्तान के बाहर होने का, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ जिस तरीके से अफगान बाहर हुई। मुझे लगा कि कम से कम एक फाइटिंग स्कोर होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए नज़दीकी। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, हर एक खेल में होता है। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान अपने लोएस्ट टोटल 56 पे ही टारगेट दिया, ऑल आउट हो गई, तो बड़ा अफसोस हुआ। वन साइडेड मैच हो गया। साउथ अफ्रीका एक विकेट से ही जीत गई, मतलब एक ही विकेट गिरा उनका। और पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची। अब तक उन्हें कहा जाता था चोकर हैं, चोक कर जाते हैं बड़े मैचों में, लेकिन इस बार पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल में पहुंची है। अफगानिस्तान का ये सफ़र ख़त्म, लेकिन अब अफगानिस्तान के लिए टूर्नामेंट कई मायनों में लाजवाब और हमेशा यादगार रहेगा। पहली बार अफगान की टीम टॉप 4 में पहुंची, पहली बार वो सुपर 8 में भी पहुंची, फिर सेमीफाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराया, तो खाली हाथ नहीं जा रही है। अफगानिस्तान की टीम ने दुनिया को दिखाया कि वो आने वाले वक्त की एक मजबूत टीम होगी। लेकिन अफसोसनाक तरीके से उनका सफ़र आज यहीं ख़त्म हुआ। अब साउथ अफ्रीका के सामने कौन, आज देर रात तक इसका खुलासा हो जाएगा। इंग्लैंड और इंडिया के बीच मैच, बादल और बारिश मंडरा रहे हैं, लेकिन खबर ये भी है कि शायद मौसम थोड़ा साफ भी हो रहा है। तो देखिए, करीब 250 मिनट यानी 4 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है गुयाना में, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये मैच नहीं होता तो इंडिया थ्रू हो जाएगी फाइनल के लिए, क्योंकि पूल में उसने टॉप किया था और इंग्लैंड बाहर। लेकिन एक सच्चा और अच्छा क्रिकेट का जो फ़ैन होता है वो ये मान कर चलता है कि गेम हो और मुकाबला हो और फिर हार जीत हो, फिर तय हो कि कौन फाइनल में जाएगा। तो मैं भी वैसे ही हूँ क्रिकेट का फ़ैन। मैं चाहता हूँ कि हम इंग्लैंड को हरा कर जाए, न कि ये कि बारिश से ये मैच अबेंडन हो जाए और इंडिया यूं ही फाइनल में पहुँच जाए। तो फाइनल दिलचस्प, हम सबकी दुआ और उम्मीद यही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल हो, और साउथ अफ्रीका का जो पुराना इतिहास है चोक करने का बड़े मैचों में, सेमीफाइनल में नहीं हुआ तो हो सकता फाइनल में हो जाए। और रोहित शर्मा, मुझे लगता है लास्ट T20 वर्ल्ड कप है उनका एज ए कैप्टन, तो एक तोहफा तो बनता है। 50 ओवर में हम फाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, अब T20 है, तो उम्मीद है कि जाते जाते T20 से विदा होते होते कम से कम कोहली और रोहित के लिए ये कप एक तोहफा बनता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहानी हरियाणा के जो यमुनानगर इलाके की है। यमुनानगर में एक परिवार रहा करता था, 3 लोगों का एक परिवार। इस परिवार में एक माँ, एक बेटा और एक बेटी। माँ का नाम मीना, जिनकी उम्र करीब 50 साल, उनका एक बेटा जिसकी उम्र करीब 27 साल, नाम राहुल, और एक बेटी काजल जिसकी उम्र करीब 29 साल। ये तीनों रहा करते थे। काजल और राहुल के पिता की मौत हो चुकी थी, तो वो माँ के साथ रहते। काजल एक मोबाइल शॉप में काम किया करती थी सेल्स गर्ल के तौर पर, और राहुल अपना कोई बिजनेस किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। संडे की बात है, 23 जून, करीब शाम के 4 बजे थे। काजल किसी काम से बाहर जाती है और फिर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है माँ का कि आते वक्त घर जूस के 2 पैकेट ले आना। वो जूस खरीदती है और घर में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है उसकी चीख निकल पड़ती है। सामने उसकी माँ की लाश पड़ी थी, सर पे किसी चीज़ से गहरा वार किया गया था, थोड़ा सा खून बह रहा था, और वो निढाल, वो बदआवाज़ भागती है भाई को चिल्लाते हुए, राहुल राहुल। दूसरे कमरे की तरफ जाती है, चीख और बढ़ जाती है। दूसरे कमरे में भाई राहुल की लाश थी। राहुल और मीना, इन दोनों की जो लाशें थी लगभग एक जैसी। दोनों के सिर पर किसी गहरे चीज़ से वार किया गया, दोनों के गले को फिर घोंटा गया, गले पर निशान। अब काजल ये 2 लाशों को घर के अंदर देखते हुए, बदहवास चीखते हुए, चिल्लाते हुए घर के बाहर कदम रखती है। शोर सुनकर तमाम पड़ोसी आ जाते हैं। वो कुछ बताने की हालत में नहीं होती है, लेकिन फिर लोग अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि घर में काजल की माँ और भाई की लाश पड़ी है। उन्हीं में से कोई फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस की टीम आती है। पुलिस की टीम आती है, घर की तफ्तीश करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर से तमाम ज़रूरी फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं।
घर के अंदर का मंजर यूं था कि घर के हर कमरे को लगभग तहस नहस कर दिया गया था। चाहे वो अलमारी हो, बेड बॉक्स हो, सब कुछ खोल कर कपड़े बाहर पड़े हुए। ऐसा लगा कि हर चीज़ की तलाशी ली गई है। अब इधर काजल घर की इकलौती जिंदा बची लड़की और इत्तेफाक से वो सब बाहर थी। अब वही आगे की कहानी बता सकती थी। पुलिस ने थोड़ा इंतज़ार किया उसके नॉर्मल होने का। इसके बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आज के दिन क्या हुआ बताओ। तो बताती है कि मैं सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी और मैं ब्यूटी पार्लर गई, फिर वापस लौट रही थी। 2 बजे के आसपास माँ ने मुझे एक मैसेज भेजा कि जूस के 2 पैकेट ले आना। मैंने वो जूस का पैकेट लिया और उसके बाद घर आई। घर आने के बाद ये दोनों लाशें पड़ी थी। अब पुलिस ने फिर घर से भाई और माँ दोनों के मोबाइल भी लिए। मोबाइल में देखा कि हाँ 2 बजकर कुछ मिनट पर माँ ने यानी मीना ने अपनी बेटी को मैसेज किया है कि जूस लेते आना। अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, रिश्तेदारों से पूछती है। नेक्स्ट डे अब पुलिस की पूरी टीम उस घर के इर्द गिर्द के सारे कैमरों को खंगालने का फैसला करती है। इत्तेफाक से एक अच्छी खुशखबरी आती है कि इस घर में भी एक सीसीटीवी कैमरा है। अब पुलिस उस कैमरे के में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस देखती है कि ये कैमरा 23 जून यानी संडे को सुबह 6 बजे से पहले तो काम कर रहा था। उसके सारे विजुअल रिकॉर्ड है हार्ड डिस्क पे। लेकिन 23 जून जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन सुबह 6 बजे से ये कैमरा ख़राब नहीं है, बल्कि सीसीटीवी कैमरे को किसी ने स्विच को ऑफ कर दिया है। अब ये बात बड़ी अजीब कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, एक घर में डबल मर्डर हुआ, उसी दिन एक सीसीटीवी कैमरे को कोई बंद कर देता है। तो बंद कौन करेगा? आमतौर पर किसी, अभी तक पुलिस यही मानकर चल रही है कि इस घर में लूटपाट हुई है, क्योंकि सारे चीज़ें, फिर बाद में पता चला गहने कैश सब गायब हैं। काजल ने घर में बताया कि उसकी माँ के इतने गहने थे। लेकिन अब लुटेरा आएगा और उसे ये कैसे पता कि किस जगह पर सीसीटीवी कैमरे का स्विच है, कहाँ ऑन ऑफ करना है। तो पुलिस, और दूसरी बात उसी दिन 6 बजे, तो पुलिस को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मामला है। पहली बार शक हुआ कि इसके अंदर कोई जानकार हो सकता है। अब पुलिसिया काम तो वैसे ही होता है, शक पे शक करो। अब उस घर के अंदर 3 लोग, एक ही जिंदा बची, तो पहला शक उसी पे करेगी पुलिस। पुलिस ने कहा चलो काजल से पूछताछ करते हैं। काजल से फिर से पूछा। उसने फिर से कहा कि मैं सुबह 10 बजे के करीब निकल गई थी, उसके बाद घर 3 से 4 के दरमियान लौटी, माँ के लिए जूस लेकर आई और मेरे सामने लाश पड़ी थी। अब पुलिस ने मोबाइल चेक किया, सब कुछ चेक किया, तो वाकई सारी बातें सही थी। अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तभी पुलिस ने कहा कि आसपास इस जो काजल का घर है, अगर उसके घर में सीसीटीवी कैमरा है अंदर और बाहर, तो आसपास के लोगों ने भी लगा रखा होगा। यमुनानगर में बहुत सारे लोग लगा कर रखते हैं। तो पुलिस की टीम अब घर घर चेक करने लगी कि किस घर के में सीसीटीवी कैमरे हैं। अब काजल का कैमरा बंद है, बाकी किसी खुले कैमरे से पुलिस उम्मीद से देख रही है कि वहाँ से कुछ मिले। आखिरकार थोड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। दूर एक घर में एक सीसीटीवी कैमरा मिला और उस कैमरे का जो एंगल था वो बहुत सही था। वो कैमरा उस रास्ते की तरफ दिखा रहा था जिस रास्ते में काजल का घर था। अब किसी को भी आने के लिए, काजल के घर जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना था और उस कैमरे का फोकस वहीं तक था, बल्कि काजल के घर से दूर तक था। तस्वीरें बेहद साफ नहीं, लेकिन धुंधली पता चल सकती थी कि उस तरफ कौन जा रहा, कितने लोग आए, कौन गया। अब पुलिस ने उस कैमरे को खंगालने का फैसला किया, कैमरे का फुटेज देखना शुरू किया। कई घंटों की मशक्क़त के बाद, क्योंकि पुलिस कैमरे की जो टाइमिंग देख रही थी वो देख रही थी दोपहर 3 से 4 या 2 से 4 के दरमियान, क्योंकि काजल उसी वक्त घर आई और इसका मतलब है कि उसी वक्त ये सब कुछ हुआ है। तो पुलिस ने 2 बजे से देखना शुरू किया, 1 बजे से देखना शुरू किया, 12 बजे से देखना शुरू किया। वो वापस चलती चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई काजल के घर में आता जाता दिख नहीं रहा। धीरे धीरे वो टाइम पीछे करती जा रही है और आखिरकार सुबह करीब 7 बजे अब पुलिस कैमरे पर देख रही है। सुबह के 7 बजे, संडे 23 जून 7 बजे का जब कैमरा दिखा तो अचानक दिखा कि एक शख्स नॉर्मल जा रहा है। तब तक पुलिस को शक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक पुलिस ने देखा कि वो लड़का
काजल के घर के अंदर दाखिल होता है। अब जब काजल के घर के अंदर दाखिल हुआ तो भी यह था कि कोई आया होगा, मिलने के लिए चला गया। अब पुलिस ने उसके बाद उस पर नज़र रखनी शुरू की, आगे का फुटेज देखने लगी। आगे का फुटेज देखा तो देखा कि करीब आधे घंटे के बाद वो लड़का हाथ में कुछ सामान लिए काजल के घर से बाहर निकल रहा है और फिर वो कैमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद, उस लड़के के जाने के करीब आधे घंटे के बाद, अब काजल घर से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। दोनों साथ नहीं गए, अलग अलग, लेकिन काजल निकली। अब काजल के जाने के बाद पुलिस ने उसके बाद से लेकर अगले 3 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। काजल की वापसी कहीं हुई नहीं। काजल वही सुबह करीब 8-9 के दरमियान घर से निकली और वापसी फिर उसकी होती है वही 3 से 4 के दरमियान। इस दौरान में ना वो आई और इस दौरान में ना कोई दूसरा उस घर के अंदर दाखिल होता है। अब ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही थी कि सारी कहानी काजल और उस अनजान शख्स के बीच में ही छुपी है और उन्हीं से पता चलेगा। अब पुलिस काजल से फिर से पूछताछ करती है। कहती है, बताएं आप घर से कब निकली थी? वो कहती है कि 10 बजे। आप कब आई थी? उसने कहा 3 बजे। अब इसके बाद पुलिस उसे सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखाती है। कहती है, आप सुबह निकली थी 8 से 9 के दरमियान और आपसे पहले एक लड़का दाखिल हुआ था और उस लड़के के निकलने के फ़ौरन बाद आप निकली थी आधे घंटे के अंदर अंदर। तो ये कौन है? पहले तो काजल ने सब कुछ मना कि मुझे नहीं मालूम क्या कैसे, और कह रही है। अच्छा, इस दौरान में 2 दिन बीत चुके हैं। तभी जब काजल से पूछताछ चल रही है, एक पुलिस वाला आता और कहता है कि सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुरुआती आ गई। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखती है तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। उसमें लिखा हुआ था, टाइम ऑफ डेथ। मीना और राहुल के मरने का जो वक्त था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो दिखा रहा था सुबह करीब 8 से 10 बजे के दरमियान, जबकि काजल का बयान था कि वो निकली घर से, उसके बाद माँ ने उसको मैसेज किया, वो मैसेज 2 बजे के बाद का है। तो इसका मतलब है कि कत्ल 3 से 4 के दरमियान हुआ होगा या 2 से 3 के दरमियान हुआ होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट 6-7 घंटे पहले मौत का वक्त बता रही है। अब पुलिस ने उन दोनों जो मैसेज मोबाइल था उसके टावर को भी खंगालना शुरू किया। जब माँ ने मैसेज किया जूस के लिए, तो पता चला कि जब माँ ने मैसेज किया और काजल के पास मैसेज आया, तब दोनों के मोबाइल टावर एक ही जगह दिखा रहे थे और वो घर नहीं था बल्कि घर के बाहर मार्केट था। यानी जब ये मैसेज किया गया तो माँ का फ़ोन भी काजल के ही पास था। तो क्या काजल ने अपनी माँ के फ़ोन से खुद अपने आप को मैसेज किया? मौत का वक्त, एक लोकेशन, सीसीटीवी कैमरा घर का बंद होना, ये सारी चीज़ें अब सीधे काजल को शक के घेरे में खड़ा कर रही थी। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और फिर काजल के पास कोई जवाब नहीं था। काजल ने कहानी सुनाई। उस कहानी के साथ ही एक और कैरेक्टर आया और उसका नाम था क्रिश, और पुलिस क्रिश साहब को भी ले आई पकड़कर। फिर क्रिश को जब लाया गया, उसके बाद इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई तो फिर इन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। कहानी बेचैन करने वाली कहानी, वही जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि कोई रिश्ता बचा नहीं है। ये पूरी कहानी का सार ये था कि काजल अपनी माँ और भाई के साथ रहा करती थी। बचपन में भाई और बहन में ज़्यादा उम्र का फासला था नहीं, करीब 2 साल का था, तो दोनों साथ साथ पले बढ़े। बेटे से घर वालों को प्यार था तो बेटी को भी वो बेटे की तरह ही कपड़े पहनाते, उसे भी लड़के की तरह रखते, बाल छोटे छोटे रखते। धीरे धीरे इसी माहौल में काजल पली बढ़ी। अब माँ बाप को लगा कि दोनों को एक साथ एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, पर उन्होंने पता नहीं था कि बड़ी होकर काजल जो है वो लड़कियों जैसे कुछ हरकत ही नहीं करेगी, न कपड़े पहनेगी। वो अपने आप को तब भी लड़का मानेंगी और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो अपने आप को हमेशा लड़कों के साथ रखती, लड़कों के साथ खेलती, लड़कों के साथ उठती बैठती। कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं थी। अब जब बड़ी हुई तो माँ को फिक्र हुई। उन्होंने कहा कि बेटी तुम लड़की हो, थोड़ी सी लड़कियों की तरह रहो, कहाँ तुम लड़कों की तरह। और इस पे लेके अक्सर झगड़ा होता माँ बेटी में। यहाँ तक कि फिर उसने इंस्टाग्राम पे अपना एक नवाब के नाम से आईडी भी बनाई और उसमें वो बहुत सारी रील डालती और हर रील में वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती, लड़कों की तरह रहती, उसके सारे दोस्त भी लड़के। तो माँ बाप उसको टोकते रहते थे
फिर एक वक्त हुआ जब उसने अपनी एक सहेली से अपने भाई की शादी करवा दी, राहुल की। लेकिन उस सहेली के साथ भी काजल के कुछ अजीब रिश्ते थे, जिसकी वजह से बाद में राहुल का रिश्ता टूट गया और शादी के बाद पति पत्नी अलग हो गए। फिर एक दूसरी लड़की से राहुल की शादी हुई, यानी कि काजल के भाई की। उसे भी घर का ये माहौल अजीब लगा, वो भी चली गई राहुल को छोड़कर। अब इन सारी चीज़ों के लिए राहुल और उसकी माँ काजल को जिम्मेदार ठहराने लगे। काजल इन चीज़ों को लेके परेशान, यहाँ तक कि फिर काजल उसी घर में रहती, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर वो अपने एक अलग कमरे में शिफ्ट हो गई। एक ही छत के नीचे रहते तीनों, लेकिन बातचीत नहीं होती। धीरे धीरे वक्त बीता। अब काजल को लगा कि ये माँ और भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े रोड़े हैं, ये मुझे मेरी तरह से ज़िंदगी जीने से रोक रहे हैं, तो इनका कुछ करना चाहिए। और फिर इस हद तक पागल हो गई कि उसे लगा कि इन दोनों को मार देना चाहिए। काजल ने ठान लिया कि वो अपने माँ और भाई को मारेगी, लेकिन अकेले उसके बस की बात थी नहीं। तो उसने कहा क्या करूँ। तभी उसे याद आया कि उसकी फैमिली में उसकी मौसी, उसके ममेरे भाई, इन सब के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है। उसने कहा झगड़े का फ़ायदा उठाते हैं। उसके मामा के 2 बेटे थे, एक का नाम है ईशांत और एक का नाम है क्रिश। प्रॉपर्टी कुछ थी पुश्तैनी, जो काजल की माँ और इन लोगों के बीच में विवाद या की वजह थी। तो अब धीरे धीरे काजल ने दोस्ती की अपने ममेरे भाइयों से, यानी कि ईशांत और क्रिश से। फिर एक रोज़ उसने ईशांत से कहा कि देखो, मैं बहुत कर्जे में डूब गई हूँ और मुझे 2 कत्ल करने हैं। अगर तुम मेरे कत्ल में मदद करोगे तो मैं तुमको 50,000 रुपये भी दूंगी, और साथ में जो मेरी माँ तुम लोगों को तुम्हारे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रही है, वो मैं तुमको तुम्हारा वो मकान सब दे दूंगी। ईशांत पहले तो तैयार हो गया, लेकिन फिर वो घबरा गया। उसने कहा नहीं, मुझसे ये कत्ल। जब उसको बताया कि कत्ल किसका करना, पहले उसने पूछा, तो काजल ने कहा कि मेरी मम्मी और मेरे भाई। ये सुनकर ईशांत घबरा गया। उसने कहा नहीं, मैं ये कत्ल नहीं कर सकता। अब सारी चीज़ें उसे पता थी। तो उसने कहा एक काम करो, तुम किसी और से करा लो, मैं नहीं करूँगा। अब काजल को लगा क्या करूँ। तो उसने उसके दूसरे भाई, छोटे भाई क्रिश को पकड़ा और क्रिश को कहा कि देखो, ईशान ने तो मना कर दिया, मैं तुम्हें पैसे दूंगी 50,000, साथ में तुम्हें एक मकान तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम मदद कर दो। क्रिश को भी अपनी मामी से बदला लेना था, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। वो तैयार हो गया और इसी के बाद 23 जून की सुबह घर पहुंचता है। वहाँ उस वक्त उसका भाई शेव कर रहा था किसी अलग जगह पर। अंदर क्रिश को बुलाती है और माँ के कमरे में जाती है। वहाँ एक किसी वजनी चीज़ से सर पे मारती है और फिर मोबाइल के चार्जर से उसका गला घोंट देती है। जब ये कर रही होती तभी शोर सुनकर अचानक राहुल वहाँ आ जाता है। राहुल को देखती है, दोनों उसको काबू में करते हैं, उसके सर पर मारते हैं, फिर मोबाइल चार्जर से उसका भी गला घोंट देते हैं और इसके बाद वहाँ से क्रिश निकल जाता है। थोड़ी देर वो वहीं रहती है काजल, फिर आधे घंटे बाद वो भी घर से निकलती है कपड़े वपड़े बदल कर। और अब उसे लगता है क्या करूं, कहाँ जाऊं। इधर उधर मार्केट में घूमती है। जाने से पहले वो घर के माँ के सारे जेवर निकाल लेती है और उस जेवर को अपनी स्कूटी के डिग्गी में डाल देती है ताकि पुलिस को ये लगे कि सब चोरी हो गया। अब देखिए, माँ और भाई का कत्ल करने के बाद अगले कई घंटों तक वो क्या करती है, वो घर से निकलती है, मार्केट में यूं ही बेवजह घूम रही है। फिर लगता है कि अभी टाइम पास करना है, लोगों को मतलब मैं घर से बाहर ज़्यादा देर रहूँ, तभी पहुँचूँ, तभी कहानी गढ़ूँ। तो टाइम पास कैसे हो। इधर उधर घूमते घूमते आखिर में वो फिर एक ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। 2 कत्ल करके घर से आई है, उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर में जाती है, अपने बाल स्ट्रेट कराती है। ब्यूटी पार्लर में अच्छा खासा वक्त जब बीत जाता है तो फिर इधर उधर घूमते घामते, माँ का मोबाइल साथ में था, फिर वो माँ के मोबाइल से ख़ुद को एक मैसेज करती है, आते वक्त 2 जूस ले आना ताकि उसमें टाइमिंग हो कि इस वक्त तक वो ज़िंदा है। और फिर वो जूस लेती है। जूस लेने के बाद 3 बजे के आसपास घर में दाखिल होती है और उसके बाद प्लानिंग के हिसाब से फिर वो शोर मचाती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, लेकिन एक बंद सीसीटीवी कैमरे ने, क्योंकि घर के अंदर अगर लूटपाट कोई होगा तो अचानक कोई इस तरह से कैमरा बंद नहीं करता है, और बंद कैमरे ने पुलिस को पहला क्लू दिया था और एक दूसरे खुले कैमरे ने फिर दूसरा क्लू दिया। और इस तरीके से अब काजल, क्रिश, इन दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में
ईशांत को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि कत्ल के वक्त ईशांत घर पर नहीं था, न इस कत्ल में वो शामिल था, लेकिन इस कत्ल की साजिश के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। यहाँ तक कि कत्ल के बाद कृष्ण ने ईशांत को बताया भी था फ़ोन पे कि हमने उन दोनों को मार डाला है। तो कायदे से अगर आप साजिश में शामिल हैं तो फिर आप जुर्म में बराबर के शरीक हैं, आपके ऊपर भी वही सारी सेक्शन धाराएं लगेंगी। इसलिए कि अगर आपको साजिश मालूम थी, आप अगर ये पहले पुलिस को बता देते या फिर राहुल और उसकी माँ को ही बता देते तो 2 जिंदगियां बच जाती। तो बेशक आपके हाथ में खंजर ना हो, लेकिन वो खंजर चलने वाला इसकी जानकारी आपको थी, इसलिए आप बराबर के गुनहगार हैं। इसलिए पुलिस अब काजल, क्रिश और राहुल तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों की पुलिस कस्टडी के बाद अब इन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। 90 दिन का वक्त, इसके बाद चार्जशीट दाखिल होगी। और इसके साथ ही फिर से एक रिश्ता दागदार हो गया। एक बेटी जिसने अपने भाई को मारा, एक बेटी जिसने अपनी माँ को मारा, और एक कज़न जिसने अपनी मामी और अपने कज़न ममेरे भाई को मारा। सिर्फ लालच, और वो सारी चीज़ें यही ले गई। अब न जायदाद में उसको हिस्सा मिलेगा, ना उसको हिस्से मिलेगा, और दूसरा वो जेल में लड़कियों के कपड़े पहने या लड़कों के, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुनीता शर्मा जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनीता जी, और आप हमेशा अच्छी रहें, यही हमारी दुआ है। और ये भेजा है उत्कर्ष शर्मा ने, जिनकी मम्मी हैं सुनीता जी, एंड थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। चेतन राम जाखड़, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे चेतन राम भाई, और ये बाड़मेर से हैं। साथ ही किंजल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे किंजल, और ये भेजा है महेश चौधरी ने। इसके अलावा अमित केरकेट्टा, इनका भी आज जन्मदिन है। अमित केरकेट्टा, अच्छा नाम है। ये भेजा है मुकेश केरकेट्टा साहब ने, गुमला झारखंड से। इसके अलावा श्रुति झा और सुशांत कुमार जी, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो श्रुति जी और सुशांत जी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। इन दोनों की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है। करीब 12 साल तक दोनों पहले एक दूसरे के दोस्त रहे, जानते थे। फिर 12 साल बाद दोनों को लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए, फिर इन दोनों ने एक शादी की और ये बताने की कोशिश की कि रिश्ता एक पति पत्नी का कितना खूबसूरत होता है और कैसे लंबा चलता है। तो श्रुति जी और सुशांत जी, बहुत बहुत मुबारक, बधाई, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इसके अलावा अब एक भाई ने सवाल पूछा, नाम ही भूल गया मैं, कि क्या हाईकोर्ट जो फैसला सुनाती है वो उसका असर पूरे देश में होता है। तो एक्चुअली जो हाईकोर्ट का फैसला होता है वो ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो उसी स्टेट के तहत होता है, तो उसी के लिए होता है। लेकिन कई बार हाईकोर्ट का कोई फैसला एक नज़ीर बनता है, दूसरे स्टेट भी उस कोर्ट का हवाला देते हैं। इसके अलावा मांगी लाल चौहान, थैंक यू सो मच। अमित मीना, बहुत बहुत बधाई अमित साहब। दिल्ली पुलिस 30 जून को ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। खूब आप अच्छा काम करें, नाम करें, और किसी दिन आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो अमित साहब ऑल द बेस्ट। और ये भेजा है मारुति ठाकुर ने। साथ ही सलमान शरीफ एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अशरफ लखानी, थैंक यू सो मच। सदा अब्दुल्ला, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।